विद्यार्थी मित्रों, 11th इकोनॉमिक्स में पिछले लेक्चर में हमने स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थतंत्र की चर्चा किया था और प्रस्तुत लेक्चर में हम स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र की चर्चा करेंगे। तो आप समझते हैं कि आज़ादी के पश्चात भारत का अर्थतंत्र विकास के पथ पर अग्रसर रहा है। 1951 से अमल में लाए गए आर्थिक योजनाओं के कारण भारतीय अर्थतंत्र में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निम्नानुसार परिवर्तन हुए। अब यहाँ पर आपको सभी पॉइंट में लगभग आंकड़े देने हैं, तो जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको हमने ध्यान में लिया है। तो पहला पॉइंट आता है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय 1950-51 में अगर लें तो $2,69,724 थी, जो 2013-14 में बढ़कर $87,51,824 हो गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 63 वर्षों में 18 गुना की वृद्धि राष्ट्रीय आय में हुई। उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय की गणना मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार की गई है। उसके अनुसार 2013 में $5,150 प्रति व्यक्ति आय निश्चित की गई थी, जो विकसित देशों की तुलना में 7 से 10 गुना भारत देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय कम थी। अगला पॉइंट आता है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो भारत कृषि प्रधान देश है और लगभग आज़ादी के समय की बात करें तो आज़ादी के समय लगभग 72% आबादी जो है वो खेती में से या कृषि में से रोजगार प्राप्त करती थी, जो 2001-2 में जो है 58% आबादी रोजगार जो है प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहने लगी और 2013-14 में वो घट करके 49% हुआ, यानी 49% आबादी रोजगार की प्राप्ति करती थी कृषि के आधार पर से। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कृषि क्षेत्र पर जो भार है, जैसे जैसे उद्योग का विकास हुआ वैसे वैसे घटते क्रम में आपको दिख रहा है। और अगर राष्ट्रीय आय में खेती का योगदान या कृषि का योगदान की बात करें तो 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 55% था, जो 80-81 में घट करके 38% हो गया और 2013-14 में घट करके 14% हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे इस पर से रोजगार का भार घटा वैसे वैसे राष्ट्रीय आय में इसका योगदान भी घटा, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि उद्योगों के प्रमाण में वृद्धि पाई गई। अब आते हैं उद्योग पर। उद्योग के बारे में चर्चा करें तो आप देख पाएंगे कि वर्ष 1951 में रोजगारी के क्षेत्र में या रोजगारी उद्योग के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले की संख्या 10.6% थी और 2001 में रोजगारी प्रदान करने में उद्योग का योगदान हो गया 18.2%। ये वृद्धि हो रही है। और उसी तरह से 2012 में जो है उद्योग का रोजगार प्रदान करने का जो प्रतिशत था वो बढ़ करके 24.3% हो गया, यानी अधिकतर लोग का रोजगार का जो है रोजगार की गति उद्योग की तरफ होने लगी। अब राष्ट्रीय आय में योगदान की बात कर लें तो राष्ट्रीय योगदान आय में योगदान की बात करें तो उद्योग का हिस्सा 1951 में 16.6% था, जो 2014 में बढ़कर 26% हो गया। अर्थात आप वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लगभग 2/3 भाग निर्यात से आय उद्योग द्वारा प्राप्त होती है, ऐसा आप बता सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र की हम बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र 1951 में सेवा क्षेत्र में जिन लोगों को रोजगार मिलता था ऐसे 17.3% थे और जिस तरह से उद्योग क्षेत्र में विकसित हुआ बढ़ा वैसे वैसे सेवा उद्योग में भी बढ़ोतरी हुई। तो 2001 में रोजगार प्राप्ति का जो सेवा क्षेत्र में योगदान था वो हो गया 25.2% और 2012 में यह बढ़ करके हो गया 27%। इस तरह से क्रमशः ये बढ़ता ही गया उद्योग की तरह। अब अगर राष्ट्रीय आय में बात करें, जीडीपी में बात करें तो 1951 में सेवा क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में
30.3% था और 2015 में यह बढ़कर के 52.7% हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, कृषि क्षेत्र, उद्योग और सेवा क्षेत्र। आगे हम देखते हैं कि आज़ादी के पश्चात जनसंख्या की क्या कंडीशन रही। तो जनसंख्या के बारे में आप बताएंगे कि 1901 में भारत की जनसंख्या 23.84 करोड़ थी। वह 1951 में बढ़कर के 36.10 करोड़ हो गई और 2001 में बढ़कर के 102.7 करोड़ हो गई और 2011 में बढ़कर 121.2% हो गई। आप देखेंगे कि जनसंख्या का प्रमाण बहुत तेजी से बढ़ा, 23, 36, 102, फिर 121। तो इस तरह से जो प्रमाण बढ़ा, ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक मानी जाती है, क्योंकि ये विस्फोटक स्वरूप कहा जाएगा इसको। यानी धीरे क्रम में अगर वृद्धि होती या कम प्रमाण में वृद्धि होती तो वह योग्य था, लेकिन यह बहुत ही तेजी से वृद्धि होने की वजह से ये जो इसका विस्फोटक स्वरूप है या उस तरफ में जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में, ये भारत के लिए चिंताजनक कारण बना हुआ है। अगला आता है गरीबी। गरीबी की स्थिति देखेंगे तो भारत के अंदर निरपेक्ष गरीबी की समस्या पाई जाती है। तो निरपेक्ष गरीबी यानी जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं ऐसे लोग निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आते हैं। अब इस गरीबी में की बात करें, और ये सबसे खराब गरीबी है निरपेक्ष गरीबी, तो इस गरीबी की बात करें तो 1973-74 में गरीबी का प्रमाण यहाँ बताया गया है 54.9%। अब आंकड़ों में तो आप देखेंगे तो 1993-94 में कमी बताई गई है, 45.3 जो है प्रतिशत घट करके हो गया और 2011-12 में ये घट करके 21.9% हो गया। अब आप देख रहे हैं वैसे तो गरीबी का प्रमाण घटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद भारत में दारुण गरीबी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी भी भारत के अंदर गरीबी की समस्या जस की तस बनी हुई है, ऐसा आप कह सकते हैं। आगे अब आते हैं बेकारी। बेकारी के लिए आप देखेंगे तो भारत के अंदर जो बेकारी देखने को मिलती है वो ढांचागत बेकारी है। तो ढांचागत बेकारी वाला यह देश है और इसकी बात करें तो 1951 में 33 लाख लगभग लोग बेकार थे और ये नेशनल सैंपल सर्वे के अंदाज के द्वारा सन 2000 में 7.31% बेकार हुए, 2005 में बढ़कर के 8.2% हुए, फिर 2010 में घट करके 6.6% हुए और फिर 2012 में घट करके 5.6% हुए। अब यहाँ एक समस्या है, आप समझिए कि ग्रामीण बेकारी जो है वो प्रच्छन्न बेकारी अधिक पाई जाती है, छुपी बेकारी अधिक होती है और छुपी बेकारी होने की वजह से बेकारी का मापना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेकारी का सही माप कहना निश्चित नहीं होता है या वो अनिश्चित जैसा हो जाता है। और अंतिम पॉइंट आता है मानव विकास। मानव विकास की बात करेंगे तो भारत के लोगों का जीवन स्तर विकसित देशों की तुलना में खूब नीचा है और मानव विकास आंक की जिसकी रचना संयुक्त राष्ट्र UNO करता है, उसमें जो है औसत आयु, शिक्षा और जीवन स्तर को ध्यान में रखा जाता है और इसके आधार पर मानव विकास की जो है या अनुमान या कयास लगाया जाता है। तो आप देखेंगे कि सन 2000 में 0.463 मानव विकास अंक था, जो 2010 में इसमें वृद्धि हुई और बढ़ करके 0.547 हुआ और 2012 में फिर से बढ़ करके 0.554 हुआ। तो इस तरह से 2000 से लेकर 2012 तक मानव विकास आंक के अनुसार जो गिनती हुई है वह अंक में जो है क्रमशः बढ़ोतरी पाई गई है। और 2013 के आंकड़ों की बात करें तो 2013 में भारत विश्व के 187 देशों में 136वें क्रम पर पाया गया मानव विकास के दृष्टि से। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का अपना टॉपिक यहाँ पूरा होता है। तो आज हमने देखा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र में कैसे परिवर्तन आए या कैसा रहा, उसके बारे में हमने चर्चा किया और अगले लेक्चर में हम देखेंगे
विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।